जिस तरह से ये बयान अब आने के बाद, अब शहजाद जी थोड़ी देर पहले आप बहुत सी उनका भी जिक्र कर रहे थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लोग कह रहे हैं। मेरा सीधा मानना है कि अलग अलग धर्मों के लिए, सबके लिए एक समानता इस देश में बहुत जरूरी है। हम उसे इस तरह से नहीं देख रहे हैं दानिश जी, हम इसे इस तरह से नहीं देख रहे हैं। अभी विष्णु जी ने कहा, मुमताज जी डज नॉट एग्री, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन दानिश जी एक ही वाक्य कहूंगा। हाँ। आज सारे मुसलमान इसके पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि अभी तक वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उनका बेनिफिट केवल कुछ मुस्लिम परिवारों को जो राजनीति से कनेक्टेड है उनको मिल रहा है। इसीलिए इसके रिफॉर्म के लिए मुमताज जी ने सबसे ज्यादा वकालत की बतौर पत्रकार। पूछ लीजिए कितने आज क्यों नहीं कर रहे हैं वो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। देखिए ऐसा शहजाद पूनावाला साहब, हर चीज का विरोध करना। एक लाख आप लोगों ने परसेप्शन, देखिए आप सीए लाए तो ये परसेप्शन बनाया कि साहब मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लाने की बात करते हैं तब आप कहते हैं कि मुसलमानों के राइट्स हम जो छीन लेंगे। बात ये, एक वाक्य, परसेप्शन अपने समय पर अपनी बात, मेरी बात अपने समय पर। अभी आपने उन्होंने अच्छी बात की, इन्होंने कहा सीए पे इन्होंने कहा मुस्लिमों की नागरिकता छीन जाएगी। आप लोग माहौल बनाते हैं ऐसा कहीं? एक नागरिकता बताओ, माहौल बनाते हैं, बनवाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, बात समझिए पहले। एक नागरिकता आप लोग जो है माहौल मुस्लिमों की जमीन छीन जाएगी। नहीं माहौल क्यों बनवाते हैं? ताकि आप पोलराइजेशन कर सके, ताकि आप जो है जो अक्सरियती तबका है उसको बता नागरिकता तो किसी की छीन नहीं रही है, लेकिन मैं ये भी कह दूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, उसके बाद सीए क्यों जरूरी है वो भी नजर आने लगा है। हाँ बोलिए ना सर, आप बोल तो रहे हैं, आपको बोलने वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी हो, वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी हो, बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचा, बिल्कुल कौम को फायदा नहीं पहुंच रहा। बस और क्या चाहिए? 12 महीने 14 महीने से जो अइम्मा है उनको तनख्वाहें तक नहीं मिल पा रही, जो बेवाएं हैं उनको पैसे नहीं पहुंच रहे। यही तो चाहिए। देखिए जो अमेंडमेंट है, सुनिए, आप इसे हमेशा एक नकारात्मक ढंग से लेते हैं। मैं क्यों ले रहा हूँ उसकी वजह क्या है? इसमें यह भी कहा गया कि वक्फ जितनी संपत्ति अर्जित कर रहा है भी करते हैं ना, वो भी ऐसा माहौल बनाते हैं ताकि पोलराइजेशन हो सके, हिंदू वोट बैंक ये माहौल हमने बनाया। ये लोग अच्छा काम भी कुछ इस अंदाज से करते हैं ताकि माहौल। आपने मान लिया अच्छा काम कर रहे हैं, आपने मान लिया अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो आपने माना ना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन तरीका ठीक नहीं है, वो ये कह रहे हैं। बात सुन लीजिए, उसके बाद आपने कहा माहौल ऐसा बना देते हैं। सीए पर माहौल की नागरिकता छीनेगी, किसने बनाया? दंगाइयों ने। आज किसी की नागरिकता गई नहीं गई, सुन लीजिए पूरी बात। किसने कहा था कि 1000 रैलियां करेंगे? मुमताज जी ये तरीका ठीक है। मुमताज जी उसके बाद फिर ये वही एमआईएम पार्टी है जो कहती थी एनआरसी आएगा, एनआरसी का ड्राफ्ट देखा नहीं, आया नहीं। आज कानून का ड्राफ्ट आया नहीं, बच्चे का मुंडन करवाना शुरू। एंटी मुस्लिम है। अरे कैसे बोल दिया एंटी मुस्लिम है? ये ओवैसी साहब कैसे बोल रहे हैं कि मुस्लिमों की जमीन छीन जाएगी? क्या बेसिस है उसका? आज मुझे वो प्रावधान दिखा दो, आज प्रावधान दिखा दो कि सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कानून है, ये मुसलमानों के हक में। आप कैसे ही दावा कर सकते हैं और जमीन नहीं छीनेगी? मैं बता सकता हूं, ये डिस्कशन तो कल भी कर सकते हैं। बताओ इसका आंसर। कैसे आपके पास ड्राफ्ट है? मैं बता रहा हूं, बताइए। जैसे अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूं। क्योंकि 9th जेपीसी रिपोर्ट जिसको हेड किया था रहमान खान ने बोला कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होना चाहिए, डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अकाउंट मेंटेन होनी चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। ये सारी चीजें होंगी। खिलाफ है इसके नहीं। और ये पारदर्शिता बढ़ाने वाली चीज है। और सुनिए, ये पारदर्शिता एक बार दानिश कुरैशी, जो सेंट्रल काउंसिल है उसने तो रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया था। इसका कोई इलाज नहीं है क्या? और आप अपने पेट में मरोड़ रखिए। हम अपनी बात कौम और मिल्लत के साथ, वतन के बाद साथ हम अपनी बात रखते रहेंगे, कहते रहेंगे। कौम और मिल्लत ने एक सीट, ओनली वन। आपको इतनी सारी फिक्र है हैदराबाद। अरे मैं मुद्दे बताता हूं, मिल्लत आपको हैदराबाद तक सीमित रखी। कई बार मिल्लत और कौम पूछ चुकी मोदी साहब से। मोदी साहब परिवार है, मिल्लत तो नहीं है। पे स्टैंड क्लियर कर दीजिए। आप कह लीजिए कि कानून खत्म हो गया है तो नहीं जवाब देंगे उसका, पार्लियामेंट में इसका जवाब नहीं देंगे। दानिश जी, इसके बाद एजुकेशन, दानिश जी, ये फिर मिस इन्फॉर्मेशन है, ये फिर मिस इन्फॉर्मेशन है। मैंने शो के शुरुआत में भी कहा कि कानून अबॉलिश नहीं, कानून में अमेंडमेंट किया जा रहा है। अभी यहाँ पैनल पे भी शहजाद जी ने भी बताया, विष्णु जी ने भी बताया। विष्णु जी ने आपको क्लियरली बताया कि अमेंडमेंट्स क्या हैं जो इस कानून में है। आपकी सरकार की पॉलिसी खुल गई
और आगे जो बैसाखी में बटी हुई सरकार है, आप ये सांसदों को कॉपी भेजी गई है मुमताज जी, लोकसभा के सांसदों को कॉपी भेजी गई है, आपको नहीं पता है ना, तो जानकारी भी मैं दे रही हूँ आपको कि कैसे पता है। हाँ। मैं बता रहा हूँ 2023 में 7 कंसल्टेशन इंक्लूडिंग पब्लिक कंसल्टेशन हुई, वक्फ बोर्ड के सीईओ, स्टेट वक्फ बोर्ड के साथ कंसल्टेशन हुई। क्यों नहीं गए आप लोग, क्यों नहीं गए आप लोग अपने सुझाव देने? और नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कमेटी गठित की थी ये देखने के लिए कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सरकारी हैं, विष्णु जी, जो सरकारी प्रॉपर्टीज जहां पर सरकारी दफ्तर चल रहे हैं, और देश में आजादी के बाद से कई तो ऐसी इमारतें हैं जहां चल रहे हैं, लेकिन उन पर वक्फ का दावा है। अब बहुत से मुमताज जी का कहना है कि ये शायद कोशिश अच्छी है, पहल अच्छी होगी, लेकिन जो तरीका है पेश करने का वो हमेशा ऐसा हो जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ। नहीं, उसकी वजह ये है, एक बार विष्णु जी से पूछा। नहीं, देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। यहाँ पे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं सुचरिता जी। सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। ताजमहल की यहाँ पे जो बात हो रही है, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है। ताजमहल के एक पोर्शन को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 2005 में वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सब में अपील फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 2018 में पूछा गया था, बताइए शाहजहां ने कब इसको वक्फ डीड किया, वो वक्फ डीड दिखाइए, आज तक नहीं दिखा पाए। ऐसे आपने भी दिल्ली के 123 प्राइम प्रॉपर्टीज देखा जिसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई किया है। हाँ। सब प्राइम प्रॉपर्टीज थी, उसको आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। आप सरकारी जमीन की बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जमीन के पोर्शन को मस्जिद बना के कह दिया गया कि वक्फ संपत्ति है। ऐसे आज कितनी ऐसी दरगाहें हैं जिनको बोला गया वक्फ संपत्ति है, जो इलीगल इंक्रोचमेंट का केस है। तो यहाँ पे उन जगहों की बात हो रही है सुचरिता जी। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे आज शहजाद भाई ने बहुत बड़ी बात कही है आपके डिबेट में। इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वक्फ एक्ट से कंपेयर किया है। ये इस सारी बात का बहुत अच्छा जवाब है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यहाँ पे जितने बाकी 3 पैनलिस्ट बैठे हैं उनका क्या तर्क है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते कृष्ण जन्मभूमि के लिए, ज्ञान व्यापी के लिए, बाकी और साइट्स को रिक्लेम करने के लिए। तो आपने एक समाज को रोक दिया कोर्ट जाने से, और दूसरी तरफ आपको उसी सरकार ने 4 साल में पावर दे दी कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करें, और उसके बाद आदमी वक्फ ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ता रहे। तो ये जो मतलब इम्बैलेंस क्रिएट किया है कानून ने, आज उस कानून के इम्बैलेंस को ठीक करने की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे वक्फ एक्ट को रिपील करने की बात हो ही नहीं रही है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि वो बात बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई, क्योंकि एक तरफ जो एक इम्बैलेंस है, क्योंकि आप जाकर, मुमताज जी मुझे नहीं पता आप सहमत है कि नहीं, लेकिन ये इम्बैलेंस क्रिएट किया गया और पिछली सरकारों ने क्रिएट किया। वरुण जी, ये आपकी सरकारों ने क्रिएट किया, ये भी एक हकीकत है कि वहां जिस तरह से एक पूरा हक दे दिया एक समुदाय को कि वो कहीं पर भी एक बोर्ड को कि वहां कहीं पर भी संपत्ति पर हक जता दे। क्या उन्होंने इसको नहीं देखा? नहीं। क्या उन्होंने इस पे गौर नहीं किया कि 95 में कितना? सुचारिता जी, मैं बोल लूंगा 2 मिनट। वरुण जी लास्ट कमेंट 30 सेकंड जल्दी से बोलिए। अच्छा उन्हें बोलने दीजिए, उनकी सरकार ने जो किया है उस पर सफाई तो दे दो। मैं कह रहा हूँ, मैं आज ही सुचारिता जी अगर ये कह रहे हैं, अरे बोलने दो यार, बीच बीच में बोले जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ आज ही मैं कृष्ण जन्मभूमि जाकर के आया हूँ मथुरा से। उसमें अब हिंदू पक्ष की बात बिल्कुल, आप मंदिर के साथ मस्जिद बना के रखोगे तो उसको वो ठीक है के बात। अगर कृष्ण भगवान, जय श्री, मैं आपको श्रावण की तीज की शुभकामना भी देना चाह रहा था। मैं खुद जाके आया हूँ, आज ही जाके आया हूँ, मथुरा से भी 4 बजे आया हूँ। मैं कह रहा हूँ इनको मुस्लिम पक्ष को भी सोचना चाहिए, अगर कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है तो इनको खुद को विड्रॉ करनी चाहिए। दूसरी जो पिछली सरकार है उनको क्रिटिसाइज करो, तो अटल जी भी शामिल थे क्या उसमें? और मोदी जी के 2014 के बाद ही सब कुछ ठीक हो रहा है। मैंने कहा समय काल परिस्थिति, पहले नहीं हुआ तो अभी नहीं होना चाहिए। देखिए किसी भी कानून के अमेंडमेंट को मेरिट और डीमेरिट पर ही कॉन्टेस्ट किया जा सकता है, इसलिए नहीं कि पहले अटल जी ने नहीं लाया तो अब मोदी जी नहीं ला सकते। ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। मेरिट एंड डीमेरिट्स ही तर्क हो सकते हैं। मेरे पास खड़ा किया जा रहा है, समय नहीं था। देखिए जब ये पेश हो जाएगा तो इसकी सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। मुमताज जी उस दिन फिर बैठकर मेरिट और डीमेरिट पर चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समय था। हाँ बोलिए जल्दी। यदि जब बिल आता है उस पर अगर आपको कोई कमी लगे तो हम आपका भी स्वागत करेंगे कि आप भी सुझाव। चलिए ये समन्वय की बात है, समन्वय की बात पर एंड करते हैं, समन्वय की बात है उस पर एंड करते हैं। समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।